Recording in progress. अब बात कर रहे हैं हम फेमस ऑक्सीडेशन की। ठीक है, देखो कुछ एक फेमस ऑक्सीडेशंस को यहां देखना। कल भी मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन पुराने टाइम में ये थी कि आपको रिएक्शन करना आए। आज के टाइम में क्या होता है, वो आपको एक बैलेंस रिएक्शन एक रिएक्शन दे देते हैं, रिएक्टेंट देते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं और कहते हैं इसे बैलेंस करो। लेकिन मेन बात ये नहीं है। मेन बात ये होती है कि आपको रिएक्टेंट दे दिया जाए तो आपको प्रोडक्ट बनाना आए। भाई प्रोडक्ट कैसे बनेगा, पहले आपको वो प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए और फिर आप उसकी बैलेंसिंग करो। ये प्रतिभा धीमे धीमे खत्म होती जा रही है, तो हम लोग इसे नए सिरे से लेकर चलेंगे। पहले हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे कि भाई ये कैसे हो रही है। और अगर आपने ये सीख लिया कि ये कैसे हो रही है तो इससे क्या होगा, तो सिर्फ इससे आप दो तरीके से आप बैलेंसिंग नहीं करोगे। जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग के तरीके सिखाए जाते हैं, क्या दो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और दूसरा, एक तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो गया, दूसरा यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसकी मैकेनिज्म को समझ जाते हो कि ये कैसे चल रही है, इसकी भी मैकेनिज्म होती है, तो आप इसमें कई तरीके निकाल सकते हो इसे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना नहीं सीखना है, बैलेंस करने के साथ साथ में हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना भी सीखना है। और इससे हमें ये समझ में आएगा कि रिएक्शन रटने के लिए नहीं होती है, हम रिएक्शन को कर भी सकते हैं। कोई भी रिएक्शन रटने के लिए नहीं होती है, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। हर चीज की मैकेनिज्म होती है, हर चीज का लॉजिक होता है, क्योंकि ये साइंस है और साइंस में लॉजिक ही सब कुछ होता है। हर चीज लॉजिकल है, कोई भी रिएक्शन रटने के लिए नहीं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसमें देखने जा रहे हैं सबसे पहले सम फेमस ऑक्सीडेशन। कुछ एक फेमस ऑक्सीडेशन देखने जा रहे हैं, फिर हम देखेंगे ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहा है। कौन कर रहा है? फिर उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखेंगे, तब हमें रिएक्शन पूरी समझ में आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं पहली फेमस ऑक्सीडेशन। तो देखो, अगर हम कार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कुल मिलाकर हम जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो कार्बन से सीधी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और ये ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए कार्बन अकेला है तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो, और कार्बन डाइऑक्साइड बना तो इस कार्बन पर +4 चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे -2 है, 2 ऑक्सीजन पे -4 हुआ, तो कार्बन पर कितना हुआ, +4। तो यहां पर ये कार्बन का आपने देखा ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का यहां पर रिडक्शन हुआ। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, हाँ, अगर ऑक्सीजन की कमी रखें हम ऑक्सीडेशन में तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, पर आपको ये याद रखना है कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा फेमस ऑक्सीडेशन देखते हैं हम। तो ये एक स्टेटमेंट था कि कार्बन का ऑक्सीडेशन करोगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये बिल्कुल अच्छे से दिमाग में डाल लो। SO2 का ऑक्सीडेशन करेंगे, SO3 बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड पे +4 चार्ज है, सल्फर ट्राइऑक्साइड पे +6 चार्ज है। कैसे निकाला, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 ऑक्सीजन पर -4, तो सल्फर पर आया +4। SO3 में देखिए, एक ऑक्सीजन पर -2, 3 ऑक्सीजन पर -6, तो सल्फर पर आया +6। तो देखिए +4 से कहां पहुंचा, +6, यानी चार्ज इंक्रीज हुआ। चार्ज इंक्रीज हुआ तो हम इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है, किसी भी मेटल को लोगे और उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो मेटल अगर आपका एटॉमिक स्टेट में तो वो अपनी आयनिक स्टेट में पहुंच जाएगा जो फिक्स वाली है। जैसे सोडियम +1 में पहुंच जाएगा। Fe है तो Fe की दो स्टेट होती है, +2 और +3, तो ये कहां पहुंचेगा, +3। जो ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है उसी को एक्वायर करता है ये। ठीक है, अगर +2 भी है तो ये कहां पहुंचेगा, +3। और आप देख रहे हो सब में चार्ज इंक्रीज हो रहा है। Zn पर 0 चार्ज है और हमने ऑक्सीडेशन किया तो Zn +2 बना। ठीक है, जो इसकी एक ही स्टेट होती है। अब देखिए भाई, इन सब का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और एक बात याद रखिएगा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आप देखोगे तो ये कभी भी जो आयंस होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बाहर निकालते हो तो ये किसी ना किसी ऑपोजिट चार्ज वाले से जुड़ जाते हैं,
और अगर ऑपोजिट चार्ज वाले से जोड़ेंगे तो ये अलग ही फॉर्म में नजर आएंगे। वहां जहां भी नेगेटिव चार्ज होगा उस नेगेटिव चार्ज वाले रेडिकल के साथ में ये जुड़ जाएंगे। अभी आगे आप देखोगे। नेक्स्ट हमारा होता है, अगर हम हैलाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हैलोजन बनता है। हैलोजेंस कौन होते हैं? आप जानते हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब हैलोजेंस होते हैं। तो इसमें एक्स नेगेटिव है तो वो X2 बनाएगा, यानी Cl नेगेटिव है तो Cl2 बनाएगा। Cl2 पर जीरो चार्ज होगा, Cl नेगेटिव है मतलब -1, -1 से जीरो जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और ये नेगेटिव कभी भी ऐसे देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये किसी ना किसी पॉजिटिव के साथ होगा। जैसे NaCl हमने लिया तो हम इसे क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड आइड। मतलब यहां पर क्लोरीन -1 फॉर्म में है और सोडियम +1 फॉर्म में। हमने बोल दिया CaCl2, तो Cl2 हैलोजन नहीं है, ये बैलेंस करने के लिए 2 लगाया। यहां क्लोरीन -1 चार्ज में ही है, कैल्शियम क्लोराइड है ये, तो 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस हो गया तो कैल्शियम पर क्या हो गया? +2। मैंने बोल दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड तो AlCl3, यहां भी क्लोरीन पर -1 ही चार्ज है, तो इसे हैलोजन नहीं समझ लेना Cl2 को, ये हैलाइड के फॉर्म में। तो इस जगह पर ये क्लोरीन, ब्रोमीन या जो भी रहता है आपका CaBr2, ठीक है, ये सब -1 फॉर्म में है। ठीक है, नहीं तो इसे हैलोजन समझ लो कि भाई ये हैलोजन है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो होता है आपका, एक मिनट से हटा दूं जरा। चलिए, अब अगर हैलाइड के बाद में हम हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, अब देखो बेटा, यहीं से आपकी ये कंफ्यूजन चालू होती है। कौन सी कंफ्यूजन चालू होती है? कि हमने हैलोजेंस लिए, हैलोजेंस का मतलब होता है जैसे कि Cl2, हमने ये ले लिया Cl2, ये हैलोजन है। Br2, जब ये अकेला है, अकेला है, किसी के साथ में नहीं लगा, मैंने ये बोल दिया CaBr2, तो ये हैलोजन नहीं है, ये हैलाइड है। हैलोजन मतलब जो अकेला ही मौजूद हो, I2 अकेला ही मौजूद हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? तब हम उसे हैलोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैलोजन बोलेंगे। तो Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया। यहां F2 को नहीं लेना, यहां किसे नहीं लोगे? F2 को नहीं लोगे, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, फ्लोरीन की अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, इन सभी का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये बनाता है HXO3, यानी ये बनाएगा HClO3। क्या बनाएगा? HClO3। ये बनाएगा HBrO3, ये बनाएगा HiO3। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? समझ में आ गई बात? अब देखिए, हैलोजन पर चार्ज कितना है? 0। यहां इस क्लोरीन पर कितना चार्ज आ जाएगा, मुझे बताओ कोई। कितना आ जाएगा? जोड़ के देखिए। ऑक्सीजन पर कितना है? -2। क्या चीज है? ऑक्सीजन पर क्या है भाई? -2 है। ठीक है, तो यहां पर 3 ऑक्सीजन हो गए तो -6, -6 में से एक गया, हाइड्रोजन पर एक +1 है तो कितना आया? +5 आया। तो आपने यहां पर देखा क्या चीज बनी है बेटा? क्या बना है? इंक्रीज इन चार्ज हुआ कि नहीं हुआ?
इंक्रीज इन चार्ज को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी +5 आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा? +5 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई ये बात? ठीक। और ये सब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन या स्ट्रॉन्ग आपका जो KMnO4 जैसे हम लेते हैं तो वो एल्कलाइन में होता है, K2Cr2O7 लेते हैं तो वो एसिडिक में होता है। तो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन या स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन में इसका ये ऑक्सीडेशन होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है भाई। अब अगर हम किसी मेटल सल्फेट को लेते हैं, किसे लेते हैं? मेटल सल्फेट को, और अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, सॉरी मेटल सल्फाइड को, मेटल सल्फाइड को लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां फॉर्मेशन होता है मेटल सल्फेट का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया ZnS और हमने इसका ऑक्सीडेशन किया, तो इसका ऑक्सीडेशन करने पर ये बनाएगा ZnSO4। ठीक है। हमने PbS लिया और हमने इसका ऑक्सीडेशन किया तो ये क्या बनाएगा? PbSO4। हमने Na2S यानी सोडियम सल्फाइड लिया, येलो फ्लेक्स होते हैं इसके, ठीक है, पत्ती जैसे येलो येलो कलर के सोडियम सल्फाइड के फ्लेक्स होते हैं, तो ये क्या बनाएगा? Na2SO4 का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? तो ये सब इसके क्या होगा? एग्जाम्पल। और ये पूरा एक क्या है? स्टेटमेंट। तो देखो स्टेटमेंट बहुत कम है और ये सब बाकी के इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है। यहां पर एक एक्सेप्शन है, हालांकि एक्सेप्शन भी नहीं कहेंगे हम उसे, इसलिए नहीं कहेंगे, पहले देख लीजिएगा। हमने लिया H2S और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बनाता है सल्फर। S पर कितना चार्ज है? -2। यहां पर कितना चार्ज आ गया? 0। तो देखो इंक्रीज इन चार्ज हुआ तो ऑक्सीडेशन है। अच्छा यहां भी सल्फर पर कितना है? -2। और यहां कितना आ गया? कितना आ गया? +6। कितना आ गया? इन सभी पर ये +6 चार्ज आ गया। तो आपने ये देखा -2 से कितना पहुंच रहा है? +6। इंक्रीज इन चार्ज हो रहा है तो हम इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये एक्सेप्शन है। इसने क्या नहीं बनाया? सल्फेट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एक्चुअल में ये मेटल सल्फाइड है ही नहीं है, ये तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। और ये रूल किसके लिए था? मेटल सल्फाइड के लिए, कि मेटल सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है? मेटल सल्फेट बनता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अगर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्या बनाएगा? तो ये बनाता है, वैसे तो SO3 बनाता है। क्या बनाता है? डायरेक्टली करेंगे तो SO3 का फॉर्मेशन करेगा बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ में। पहले SO2 बनाएगा फिर SO3 बनाएगा, और अगर पानी मौजूद हुआ तो ये H2SO4 बनाएगा। तो कंडीशंस देखना, अगर उस रिएक्शन में पानी कहीं से बन रहा है, प्रोडक्ट में पानी बन रहा है, तो उस पानी को ये एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा? H2SO4। तो अगर पानी मौजूद है तो आप H2SO4 लिखोगे, और पानी नहीं है तो SO3 लिखोगे। अगर फास्फोरस मौजूद है, ठीक है, अगर फास्फोरस मौजूद है तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे और वही पानी वाली कंडीशन हो जाती है, तो ये फॉर्मेशन करता है H3PO4 का। समझ में आ गई बात? अब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है या ऑक्सिलिक एसिड है, कुछ भी चीज है ऐसी COH का होल ट्वाइस, इसे हमने बोल दिया ऑक्सिलिक एसिड। हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो इसका ऑक्सीडेशन कराने पर ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CO2। तो क्या इतने फेमस ऑक्सीडेशन आप याद कर लोगे? मैं पहले भी करा चुका हूं, आपको याद होंगे। ठीक है भाई। तो ये रहे हमारे सम फेमस ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं सम फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सम फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई देखो इन सब का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? आपने ये देखा, नेसेंट ऑक्सीजन आई है और इसने ऑक्सीडेशन किया। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आ रही है? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहा है। अभी हमने रिएक्शन का आधा पार्ट देखा सिर्फ, ठीक है, और ये आधे पार्ट को हमें याद कर लेना अच्छे से। अब देखिए हम देखते हैं कुछ एक फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर H2SO4, और कैसा? कंसंट्रेटेड। अगर H2SO4 कंसंट्रेटेड है तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और डाइल्यूट है तो नहीं करेगा, फिर वो एसिड की तरह काम करेगा, और एसिड का काम रहता है H+ देना। अभी समझाऊंगा मैं।
HNO3, ये तीन फॉर्म में, तीनों फॉर्म में, चाहे ये डाइल्यूट हो, चाहे ये कंसंट्रेट हो, चाहे ये मेटका हो, ठीक है, सभी स्टेट्स में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और थोड़ी बहुत एसिड की रिएक्शन भी देता है। नेक्स्ट होता है हमारा KMNO4, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में एसिडिफाइड। K2Cr2O7 एसिडिफाइड। तो हमें ये चार चीजों को देखना है और हम काफी सारी चीजें यहां पर समझ जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं H2SO4 से। H2SO4 की थोड़ी सी पहले हमें कहानी समझनी पड़ेगी। H2SO4 क्यों कंसंट्रेटेड स्टेट में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर H2SO4 डाइल्यूट है, यहां समझिएगा, अगर H2SO4 कैसा है, डाइल्यूट है, तो ये अपनी सबसे फेवरेट रिएक्शन देता है। इसकी फेवरेट रिएक्शन क्या होती है, डाइल्यूट है मतलब पानी मौजूद है, तो पानी मौजूद है तो ये क्या करेगा, H+ को निकालेगा, दोनों H+ को निकाल देगा और SO4 यहां पर कर देगा, SO4- को। अच्छा, H2SO4 एक H+ निकालेगा या दो H+ निकालेगा किसी से रिएक्ट करके, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के नीचे है तो वो एक ही H+ निकालता है और अपना बायसल्फेट बनाता है, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर है तो ये दोनों H+ को निकाल देता है और सिर्फ सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए, ये इसकी फेवरेट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, फेवरेट रिएक्शन है, बहुत फेवरेट रिएक्शन है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही करना चाहता है, ये हमेशा ऐसे ही करना चाहता है। और ये किसकी प्रेजेंस में ऐसा करेगा, वाटर की प्रेजेंस में। पर अगर वाटर नहीं मिले तो ये अपनी फेवरेट रिएक्शन को नहीं दिखा पाएगा। ठीक है ना, और जब इसे नहीं दिखा पाएगा तो इसका मतलब जो ये करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा, मतलब ये गुलाम है। ठीक है ना, तो जब H2SO4 कंसंट्रेटेड है तो ये गुलाम है, और जो ये रिएक्शन करना चाहता है वो ये नहीं कर पा रहा है। तो याद करो, हम भी तो गुलाम थे कभी। अगर हम गुलाम थे तो कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया, क्या, उन लोग ने ये कहा कि भाई हम आपको आजाद करेंगे, चाहे भले ही हमें कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम आपको आजाद करेंगे। ठीक है, करोड़ों की जनता थी, कुछ लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उनकी वजह से आजादी मिली। आज हम अपने फेवरेट काम कर पा रहे हैं, जो भी हमें करना है वो सारी चीजें हम कर पा रहे हैं। समझ में आई है? तो ऐसे ही H2SO4 ने सोचा कि हम अपनी कुछ, एक H2SO4 ने सोचा, एक ही H2SO4 नहीं था, बहुत सारे थे, उनमें से कुछ ने सोचा कि हम अपनी कुर्बानी देंगे। जैसे भगत सिंह ने सोचा था, चंद्रशेखर आजाद जी ने सोचा था, है ना, तो इसने भी ये सोचा कि हम कुछ अपनी कुर्बानी देंगे और पानी की व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने कहा पानी की व्यवस्था कैसे होगी, तो उन्होंने कहा हमारे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है, अगर हम अपने अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन निकाल दें, क्या निकाल दें, तो हमारे अंदर क्या बचेगा, H2SO3। और हम ये जानते हैं H2SO3 प्रोडक्ट की साइड बनता है तो स्टेबल नहीं होता है। मैंने आपको 4 कंपाउंड बताए थे, कौन कौन से बताए थे, H2CO3, H2SO3, NH4OH और HNO2। ये 4 वो कंपाउंड है जो अगर प्रोडक्ट की साइड बनते हैं तो कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, और अगर स्टेबल नहीं होते हैं तो तुरंत ये टूटते हैं। कैसे टूटते हैं, तो ये देता है H2O, पानी निकालता है, ये भी H2O निकालेगा, ये भी H2O निकालेगा, ये भी H2O निकालेगा। अब आप कहोगे ये H2O कैसे निकालेगा भाई, इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल निकालेंगे। अब देखिए क्या होगा, अगर हम इसमें से H2O निकाल दें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दिया, तो क्या बचा, CO2। यहां से भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकाल दिया, क्या बचा, SO2। यहां से हमने OH और 1 हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचा, NH3। और यहां से H2O निकाल दिया तो देखो HNO2 ये लिख लो और HNO2 ये लिख लो। अब ये H2O को आप यहां से निकाल दो तो यहां क्या बचा है, NO और, तो बस इन्हीं को लिख देना, NO2 और NO। प्रोडक्ट की साइड ये कभी भी बनेंगे तो ये क्या नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, और इनकी जगह फिर आप ये चीजें लिखोगे, ये चीजें लिखोगे अगर ये प्रोडक्ट की साइड बनते। अब इसमें से गौर करो जरा H2SO3 पर, देखिए ये प्रोडक्ट की साइड बन गया कि नहीं, तो क्या ये स्टेबल होगा, नहीं होगा, और स्टेबल नहीं होगा तो ये तुरंत किस में टूट जाएगा, H2O और इन्हें क्या करना था, पानी की व्यवस्था। और देखो यहां पर पानी की व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई,
पानी की व्यवस्था हो गई है यहाँ पर, ये बन गया तुरंत। ठीक है, अब बाकी के जो H2SO4 रहेंगे वो इसे एंजॉय करेंगे इस पानी को, और वो डाइल्यूट की तरह एक्ट करेंगे। तो कभी भी अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है तो वो दोनों की रिएक्शन दिखाता है, दोनों की रिएक्शन दिखाएगा। कैसे दिखाएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई है? अब देखो, इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद कर लो। क्यों याद कर लो? क्योंकि कभी भी कंसंट्रेटेड H2SO4 दिखाई दे, ये आपको दिखाई दिया तो ये इतना क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्या हो गया? ये फिक्स है बिल्कुल। जैसे हम शादी घर में जाते हैं, विवाह घर में जाते हैं, बदलता कौन है? दूल्हा दुल्हन। एक ही विवाह घर में 2 या 3 शादियों में गए तो दूल्हा दुल्हन बदले, बाकी सब कुछ अरेंजमेंट वैसे ही रहता है। वही खाना, वही पनीर की सब्जी, वही रसगुल्ले, ठीक है, वेटर भी वही, स्टेज भी वही, बदला कौन? दूल्हा दुल्हन। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां होगा। कैसे होगा जरा देखिए। हमने ये कहा कि NaBr हमने लिया और इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ करा दी। तो आपको क्या करना है? तो आपको ये फिक्स चीज को पहले लिख देना है, H2O प्लस SO2, और ये नेसेंट ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन कराएगा। और बस NaBr का ऑक्सीडेशन आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो देखो बेटा, Na तो ऑलरेडी यहां पर +1 फॉर्म में है और Br कौन सी फॉर्म में है? -1। तो Br क्या है? Br -1 है, यानी ये ब्रोमाइड है। ब्रोमाइड यानी हेलाइड है, और हेलाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है? हेलोजन। अभी तो हमने यहां देखा था हेलाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है? हेलोजन। Br नेगेटिव का क्या हो जाएगा? Br2। तो ये तुरंत क्या बनाएगा यहां पर? Br2। ये दूल्हा दुल्हन बदल गए। अब यहां कौन बचा है? Na पॉजिटिव बचा है। Na पॉजिटिव किसके साथ लगेगा? नेगेटिव के साथ। नेगेटिव या तो Br है या फिर नेगेटिव कौन है? SO4-2। मैंने आपसे कहा था H2SO4 दोनों की तरह एक्ट करेगा। ये वाली रिएक्शन तो दिखाएगा, ये वाली रिएक्शन भी दिखाएगा। तो इसने एसिड वाली भी रिएक्शन दिखाई। H2SO4 में से नेसेंट ऑक्सीजन निकला। जितने नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत थी Br को ऑक्सीडाइज कराने के लिए वो हमने करा दिए। बाकी नेसेंट ऑक्सीजन जो बचेंगे वो किसके साथ लग जाएंगे? इस हाइड्रोजन के साथ लग जाएंगे। तो इन्होंने क्या बनाया? और H2O बना दिया। क्लियर है? और H2O का यहां पर फॉर्मेशन कर दिया बाकियों ने। अब नेगेटिव के फॉर्म में कौन बचा है? Br नेगेटिव तो पूरा Br2 में बदल गया। अब नेगेटिव कौन बचा है? SO4 बचा है ना। तो SO4 के साथ में कौन लग जाएगा? Na। और जब Na SO4 के साथ में लगेगा तो Na+1 और SO4-2, ये 2 को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, क्या बना? Na2SO4। तो बस इस Na2SO4 को आप यहां लिख दोगे, ये हो गया Na2SO4, और ये बन गई आपकी रिएक्शन। ये हो गई आपकी रिएक्शन इसका प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया ZNS और प्लस हमने कर दिया H2SO4। बताइए क्या बनेगा? क्या बनेगा? H2O प्लस SO2, इसे तो पहले ही लिख दो, और ZNS का ऑक्सीडेशन ZnSO4। तो ये बन गया ZnSO4। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है अच्छे से? ठीक है, हमने ये लिया कार्बन और हमने H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ में रिएक्शन कराई, कंसंट्रेटेड के साथ में। तो यहां पर H2O और क्या लिखा? SO2, और कार्बन का ऑक्सीडेशन CO2। हमने लिया Br2 और यहां H2SO4 की रिएक्शन कराई, कैसा? कंसंट्रेटेड। तो यहां क्या बनेगा? H2O प्लस SO2 और प्लस Br2 का क्या बनेगा? वेरी गुड, HbRO3। ठीक है, बदला कौन है? सिर्फ ये। ठीक है, समझ में आई है बात? देखो, मैंने अगर ये ZnS की रिएक्शन यहां लिखूं, यहां देखिएगा, अगर इसी ZnS को कितना फर्क पड़ता है अगर हमने H2SO4 क्या किया होता बेटा, हमने यहां पर ये यहां डाइल्यूट यूज किया होता, तो मालूम है क्या बनता? तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाती। Zn+2 में टूटता, सल्फर -2 में टूटता, ये H+ में टूटता, और ये किस में टूटता? SO4-2 में।
इसके पॉजिटिव के साथ इसके नेगेटिव को लगा दो, इसके पॉजिटिव के साथ इसके नेगेटिव को, तो क्या बना ZnSO4 और प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की रॉटन एग लाइक स्मेल वाली, ठीक है, बहुत गंदी सी स्मेल वाली H2S निकलती। पर यही ZnS की H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कराई तो ZnSO4 तो बना लेकिन H2S नहीं बना, H2O और SO2 निकला है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक, तो ऐसे इन सभी के साथ में आप ये रिएक्शन करा सकते हो, इन सभी के साथ में आप ये रिएक्शन करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक, अब हम दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को उठाते हैं। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा कौन? HNO3। HNO3 की तीन फॉर्म होती हैं। HNO3 जब पूरा कंसंट्रेटेड लोगे तो ये कैसा होगा? तो ये अपने आप में गर्म रहता है, हम इसे बोलते हैं हॉट, प्लस ये कंसंट्रेटेड है। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाला तो पानी डालने पर HNO3 क्या हो जाएगा? बोलिए, ठंडा हो जाएगा, कोल्ड? कोल्ड नहीं होगा पानी डालने पर। पानी एसिड में डालते हो तो वह और उल्टा गर्म हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो ये हॉट ही रहेगा, पर ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। हमने और पानी डाला और पानी डालते रहे, एक लिमिट तक गर्म होगा, उसके बाद ठंडा होने लगेगा, ठंडा कर दिया हमने उसे और पानी डालने के बाद में, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा कोल्ड प्लस डाइल्यूट। तो ये तीन फॉर्म इसी सीक्वेंस में याद रखना। इसमें से भी H2O निकालना, इसमें से भी H2O निकालना, इसमें से भी H2O निकालना, और प्लस यहां पर आप निकालोगे नेसेंट ऑक्सीजन, यहां पर भी निकालोगे नेसेंट ऑक्सीजन, यहां पर भी निकालोगे नेसेंट ऑक्सीजन। और देखो इन्हीं के बेसिस पर जब मैं आपको वो दो रिएक्शंस करा दूंगा, ठीक है, जो आपके कोर्स में जब मैं वो दो रिएक्शन करा दूंगा तो फिर मैं तीसरी टाइप की रिएक्शन नहीं, मतलब बैलेंसिंग का जो तरीका होता है, बैलेंसिंग करा दूंगा, तो मैं तीसरे टाइप की बैलेंसिंग भी बताऊंगा, वो इन्हीं पर बेस्ड होंगी, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे समझना। वो सरप्राइज लास्ट में खोलेंगे हम आपके लिए, एक नया तरीका मैकेनिज्म को समझते हुए, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या निकालो, सिर्फ आप एक याद रख लो, NO2। नीचे वाले में क्या करना है, मैंने सीक्वेंस से याद करने को क्यों कहा, ये सीक्वेंस से याद करना, हॉट प्लस कंसंट्रेटेड, हॉट प्लस डाइल्यूट और कोल्ड प्लस डाइल्यूट, ठीक है। मैंने ये सीक्वेंस से इसलिए कहा है क्योंकि अब आपको यहां याद रहेगा H2O और नेसेंट ऑक्सीजन तो निकालना ही है। अब बस यहां क्या कर दोगे, एक ऑक्सीजन और कम कर दोगे तो क्या बन गया? NO। अब यहां पर एक ऑक्सीजन और कम करनी है, क्या बनेगा? तो यहां पर N नहीं करना है, इसे करना है N2O। ऑक्सीजन कम करने के लिए बोला, हटाने के लिए नहीं। यहां पर एक नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन थी, अब यहां एक नाइट्रोजन के साथ आधी ऑक्सीजन है, तो देखो ऑक्सीजन कम हो गई कि नहीं? समझ में आई है बात? बस, और इतने को याद कर लो, ये हो गया फिक्स। और HNO3 के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट में ये मानना, दिस इज द डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहां पर दे दिया, मैंने बोल दिया CaCl2 और प्लस मैंने बोल दिया HNO3 और कुछ भी नहीं लिखा, तो डिफॉल्टेड में ऊपर वाली मानोगे, तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2O प्लस NO2 और प्लस Cl2। Cl2 क्यों बना? क्योंकि ये -1 क्लोराइड के फॉर्म में है, याद रखिएगा, क्लोराइड के फॉर्म में, और प्लस क्या बनेगा? अब देखो ये है Ca+2 और यहां माइनस के फॉर्म में कौन निकल रहा है, क्योंकि ये वाला माइनस तो खत्म हो गया, इसने तो Cl2 बना लिया, ठीक है। पैरेट ग्रीन कलर की ये गैस होती है क्लोरीन, पैरेट ग्रीन कलर की, याद रखिएगा, येलोइश ग्रीन हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये निकलेगी। और यहां पर जो NO3 है ये टूट जाएगा NO3 -1 में, तो Ca इसके साथ लगेगा तो क्या बनाएगा? CaNO3 का होल ट्वाइस। वेरी गुड, आगे समझे। जबकि यहां सिंपली अगर हेलोजन लेते और इसके साथ HNO3 की रिएक्शन कराते तो यहां क्या बनता? H2O NO2 और प्लस HClO3, क्लोरिक एसिड, हम इसे बोलते हैं क्लोरिक एसिड।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने ले लिया ZnS प्लस HNO3। बताइए क्या बनेगा। अब हमने से कर दिया डाइल्यूट प्लस कोल्ड, क्या बनेगा? H2O प्लस N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस और ZnSO4। ठीक है, अब हमने ले लिया H2S प्लस HNO3, क्या बनेगा बताइए? H2O प्लस NO2 प्लस सल्फर, येलोइश कलर का गंधक जिसे कहते हैं। समझ में आ गई ये बात? पटाखों में यूज होता है ये सल्फर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा HNO3 का पूरा ये, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक, अब नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हम बात करते हैं। यहां पर जो अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कौन होता है भैया? तो वो हम यूज करते हैं KMnO4। कैसा? एसिडिफाइड। अब देखो एसिडिफाइड है तो किसी भी एसिड को यूज कर सकते हो, पर जनरली हम H2SO4 को लेते हैं क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल होता है। रिएक्शन को अगर हीट बीट करनी पड़े तो एसिड उड़ ना जाए, इसलिए। वैसे आप किसी भी एसिड को ले सकते हो। तो हमने लिया H2SO4, हमने ये डाला। तो जैसे ही इसे डालोगे तो देखो यहां से कौन निकलेगा? K+1। यहां से कौन निकलता है? Mn+2। यहां से ये निकला है ऑक्सीजन। यहां से कौन निकला है? H+। अब ये एसिड है, याद रखिएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है, तो ये सिर्फ यही वाली रिएक्शन दिखाएगा, SO4-2। अब जितने पॉजिटिव है उन सबको नेगेटिव के साथ में लगा दीजिए, तो क्या बनेगा बेटा? तो देखिए यहां बनेगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन जितनी निकालनी है निकाल देगा और बाकी की ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ लगाकर H2O बना देगा। और ये हो गया क्या? फिक्स। अब देखो यहां अगर H2SO4 की जगह HCl होता तो क्या बनता? KCl MnCl2। भाई SO4 की जगह बस क्या आ जाता? Cl ही तो आ जाता, उसकी वैलेंसी के हिसाब से हम उसे लगा देते। समझ में आ गई ये बात? तो यहां पर KCl KCl MnCl2 बनता है, H2O बनता और नेसेंट ऑक्सीजन। HBr लेते तो KBr, कोई भी दूसरा एसिड लेते तो उसके नेगेटिव रेडिकल के साथ में इसके पॉजिटिव लग जाते। अब इतना क्या हो गया? फिक्स। अब किसी भी रिएक्शन को यहां कराते हो, हमने कराया I2 और हमने प्लस लिख दिया KMnO4 और हमने लिख दिया H2SO4 और आपसे कहा कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहले क्या लिखोगे? K2SO4, फिर क्या लिखोगे? MnSO4, फिर क्या लिखोगे? H2O और फिर क्या लिखोगे? वेरी गुड। अब ये आयोडीन का क्या बनेगा? HiO3। ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हमने ये लिया ZnS और हमने लिखा KMnO4 और प्लस हमने लिखा HCl। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? KCl, वेरी गुड। MnCl2 प्लस क्या बनेगा? H2O और प्लस ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा। आ गया समझ में? क्लियर है सभी को? ठीक, अब लास्ट आते हैं हम किसके ऊपर? KMnO4 के बाद में K2Cr2O7। ये भी कैसा? एसिडिफाइड। और एसिड का बिल्कुल वही यहां पर होगा कि यहां पर हम HCl या HBr या HI किसी को भी एसिड को ले सकते हैं। HNO3 नहीं लेना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ नहीं रख सकते आप, बवाल हो जाएगा। ठीक है, K को SO4 के साथ लगाइए तो क्या बनेगा? K2SO4। ये क्या बनेगा? Cr2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि Cr कौन सी फॉर्म में निकल रहा है? +3 फॉर्म में यहां से निकल रहा है, प्लस H2O और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इतना क्या हो गया? फिक्स हो गया। ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब किसी के साथ में भी इसकी रिएक्शन करा दीजिए। आपने कराया
Na, चलो आई के साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में K2Cr2O7 और प्लस आपने रखा H2SO4, बताइए क्या बनेगा? K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O प्लस I2 और प्लस Na2SO4। भाई सोडियम भी तो लगा है आई के साथ में, ठीक है? तो ये इसकी रिएक्शन हो जाएंगे, ये इसकी रिएक्शंस हो जाएंगे। अब इसी में एक और चीज होती है कि आयन रिएक्शन। आयन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे हमने आपको दे दिया आई नेगेटिव, हमने बोल दिया आपसे Cr2O7 -2 और प्लस H प्लस, हमने कहा बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो बेटा, ऊपर वाली रिएक्शन को देखो और इसे देखो, हमने यहां से सोडियम हटाया तो हम यहां से भी क्या कर देंगे, सोडियम को हटा देंगे। यहां से हमने के को हटाया तो यहां से भी हम क्या करेंगे, के को हटा देंगे। यहां से हमने SO4 को हटाया तो यहां जहां जहां SO4 है उसे हटा देंगे, ये हटा दिया, और बाकी चीजों को लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे जरा समझना, ये तो दोनों ही हट गए तो इन्हें तो लिखेंगे ही नहीं। यहां ये Cr है तो Cr को लिख देंगे और इस पर ये मौजूद चार्ज को लिख देंगे, कितना चार्ज है, +3। प्लस हमने किसे लिखा, H2O को, प्लस किसे लिखा, I2 को, और यहां पर ये SO4 तो बेटा आपका हट ही गया था। समझ में आई है बात? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो किसी भी आयनिक रिएक्शन को आप वापस नॉन आयनिक में कन्वर्ट कर सकते हो, यहां किसी भी चीज को लगाकर, सोडियम लगा लो या पोटेशियम लगा लो, ठीक है, और इसके साथ में कोई भी एसिड लगा सकते हो, और यहां तो आपका ये के लग ही जाएगा, तो आपकी नॉन आयनिक रिएक्शन बन जाएगी। प्रोडक्ट बना लो, फिर इसमें से जो जो गायब है, जो जो यहां गायब है वो इसमें भी गायब कर लो, और फिर यहां पर जो प्रोडक्ट बचता है उसे लिख लो। तो ये आपकी आयनिक रिएक्शन भी हो जाएगी बेटा। समझ में आ गई बात, नहीं आई? अब जैसे अगर मैंने आपको दे दिया, अब देखना, मैंने दे दिया आपको S-2 और प्लस मैंने आपको दे दिया Cr2O7 और -2 और मैंने ये बोल दिया H प्लस। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो इसकी रिएक्शन बनाओ, आपने कर दिया, चलो सपोज करो Na2S और प्लस क्या लिख दिया, K2Cr2O7 और प्लस क्या लिख दिया, H2SO4। अब तो आपको रिएक्शन करनी आती है कि नहीं आती है? क्या करोगे भाई? तो यहां पर आप क्या कर दोगे, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O प्लस Na2SO4, यही तो बना कि नहीं बना? अब आपने यहां से किसे किसे काटा है, देखो जरा, सोडियम को काटा है, तो आप क्या काट दोगे, सोडियम को काट दोगे, काट दोगे कि नहीं? तो आपने ये सोडियम को काट दिया, यहां पर आपने के को काटा, के को काट दोगे, आपने SO4 को काटा, SO4 को काट दोगे, SO4 को काट दोगे। पर इस वाले SO4 को नहीं काटना, क्यों? क्योंकि ये ही तो सल्फर का क्या बन रहा है, SO4 बन रहा है कि नहीं? तो इसमें प्रोडक्ट क्या लिखोगे, थोड़ा ध्यान से, Cr+3 प्लस H2O प्लस SO4 -2। सोडियम हटा दिए ना आपने, तो 2 सोडियम हटाए तो -2 चढ़ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गई ये बात? तो आपने इसे ऐसे लिख दिया। यहां एक्चुअल में जिसे आप काट रहे हो वो होते हैं स्पेक्टेटर आयन, क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ते हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं और जो रिड्यूस होते हैं, जिनके यानी चार्जेस में बदलाव आता है। इनके चार्जेस में कोई बदलाव नहीं है, तो ये स्पेक्टेटर हैं। स्पेक्टेटर यानी देखने वाले हैं, ये सिर्फ बैठे बैठे देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें हटा देते हैं, इन्हें हटा देते हैं। तो आप कहोगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों नहीं हटाया? भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए वही तो रिस्पॉन्सिबल है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको, ठीक है? तो इसमें आपको आयनिक और नॉन आयनिक
दोनों टाइप के रिएक्टेंट से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना आ गए हैं, और एक बार प्रोडक्ट बनाना आ जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इससे आपका एक नया मेथड खुलता है। बच्चे कहेंगे हमें तो लिखकर रिएक्शन दे दी जाती है, आपको प्रोडक्ट लिखकर दिया जाता है, तो फिर आपकी केमिस्ट्री पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब टाइट्रेशन वगैरह भी करने जाते हो तो वहां आपको ऑक्सिलिक एसिड दे दिया जाता है, COH COH, और वो ये कहते हैं भैया KMNO4 के साथ में, क्योंकि वो क्या होता है, वो अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो ये कहते हैं भैया हमने इसके साथ में रिएक्शन करा दी, अब बताओ भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ क्या बन रहा है भैया, CO2 बन रहा है, और ये तो आपको लिखना आता ही है। तो ये रिएक्शन आपको रटनी नहीं पड़ेंगी फिर वहां पर। तो जब आप टाइट्रेशन को लिखने जाओगे तो आपको फिर कॉपी खोलकर छापना नहीं पड़ेगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और प्लस एडिशन में आपको नया मेथड भी मिलेगा जानने के लिए, बैलेंसिंग की, बहुत ही प्यारा मेथड। और वो मेथड में आपकी मैकेनिज्म आ जाएगी, सबसे बड़ी बात इनऑर्गेनिक की मैकेनिज्म आ जाएगी, भैया चीजें कैसे कर रही हैं, कैसे हो रही हैं, वो समझ में आ जाएगा। तो बहुत बेनिफिट होने वाले हैं इससे। नॉर्मली कोई बच्चा बोले अरे हम क्यों पढ़े जबरदस्ती में इतना एक्स्ट्रा, नहीं पढ़ोगे तो नॉलेज नहीं मिल पाएगी, बहुत सारी चीजें मैकेनिज्म नहीं जान पाओगे, और मैकेनिज्म नहीं पता होगी तो आगे एक चैप्टर आने वाला है केमिकल काइनेटिक्स 12th में, वहां क्या करोगे, तो वहां चीजों को रटते फिरोगे, वहां निकाला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और वो मैकेनिज्म पर बेस्ड होता है, मॉलिक्युलरिटी वो मैकेनिज्म पर बेस्ड होती है। तो बहुत सारी चीजें आगे जाकर इससे आपकी खुलने वाली हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो इसे बहुत अच्छे से करके आइएगा, ठीक है। और जब करके आएंगे तो कल से फिर हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।